हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के साथ ही साथ आपको हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। इसलिए जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए। और मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि जब आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ वो 100% श्योर आप समझ ही जाएंगे, जो कि आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ईजीएस्ट वे में होता है। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने WBC पढ़ा था। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये जो हमने ब्लड सेल्स पढ़े हैं उसका लास्ट टाइप है। ठीक है, जिसको प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे कि हमने RBC को इरिथ्रोसाइट्स कहा, WBC को ल्यूकोसाइट कहा, और वैसे ही प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? क्लॉट। एंड साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेल्स हो रहे हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उनकी यहाँ पर क्लॉटिंग होती है। अब ये क्लॉट कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सभी लोग जानते हैं और अब तक जान ही गए होंगे कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, तो अब बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स होते हैं वहाँ पर ये मेगा कैरियोब्लास्ट, ये इमेच्योर फॉर्मेशन होता है। वो पहले मेगा कैरियोब्लास्ट होते हैं, देन मेगा कैरियोब्लास्ट से वो किस में फॉर्म होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं उनके 2000 to 3000 पीसेस हो जाते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका जो ईच पीस होता है, मतलब कि उनका जो हर एक टुकड़ा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल की आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो उनको अंदर आने से प्रिवेंट करता है। ठीक, अब क्या हुआ? जैसे ही वो मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक होते पीसेस में बढ़ जाते हैं, वैसे ही वो क्या होते हैं? देन वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्लेटलेट है, सबसे पहले हमने RBC, सिर्फ RBC का ही शेप होता है, बाकी ना तो आपके WBC का कोई पर्टिकुलर शेप होता है और ना ही प्लेटलेट का कोई शेप होता है। ठीक है, ये इसका जो माइक्रोमीटर होता है, इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा आपका? 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो ब्लड में प्लेटलेट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 1,50,000 to 4 लाख प्रेजेंट होते हैं। इसमें वेसाइकल्स होते हैं, बट इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ये भी डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि ये मतलब एक टाइम के बाद ये डेड हो जाएगा, बट ये कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लाइफ स्पान की बात कर लेते हैं कि लाइफ स्पान कितना होता है, मतलब कि इसका जीवन काल कितने दिन तक रहता है, ये जिंदा कितने दिन तक रह सकता है। तो इसका जो जिंदा रहने का टाइम पीरियड होता है वो 5 to 9 डेज का होता है। ठीक है, एज इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा? स्प्लीन एंड लीवर में। मतलब डिस्ट्रक्शन का मतलब कि ख़त्म कहाँ पे होते हैं? ये स्प्लीन एंड लीवर में जाकर ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में क्या, जैसे कि हमारा RBC का फंक्शन क्या था कि वो ब्लड सेल्स को बनाता रहता है हमारी बॉडी में। मतलब कि जो ब्लड है वो हमको, मतलब ब्लड के थ्रू हमारे सारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे कि हम क्या करते हैं? हम फटिग फील नहीं करते हैं, हमको वीकनेस नहीं होती और हम ऑल टाइम एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में RBC कम होने लगती, आप क्या होते हो? आप वीक फील करने लगते हो, आपको थकान होने लगती है, आपको चक्कर आने लगता है। ठीक है, अब WBC में क्या होता है? WBC वो क्या करते हैं? सोल्जर्स है ना हमारी बॉडी के। ठीक है, वो हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन आपके जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं? वो फाइट करते हैं। मतलब कि वो उनको, मतलब कि जो भी बैक्टीरियल एजेंट्स आते हैं हमारी बॉडी में उनसे प्रिवेंट करते हैं, हमको बचाते हैं।
ठीक है। अब प्लाज्मा भी क्या करता है, सेम एज वो भी, प्लाज्मा भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स एक प्लग बनाते हैं। प्लग का मतलब क्या होता है कि वेन्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें जो ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, वो ही प्लग बनना होता है, ठीक है। तो प्लग बनाकर वो जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि जब आपको कोई इंजरीज लगती हैं, ठीक है, इंजरी हुई आपको, तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो होने लगता है, आपका ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो क्या करता है, जो प्लेटलेट है वो ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड को रोकने में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड कंटिन्यू बहता जाएगा, उससे क्या होगा कि हम विद इन 15 मिनट्स में हम डेड हो जाएंगे, है ना, हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या होता है, हीमोस्टैसिस एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा सीरीज है जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। मतलब प्लेटलेट तो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, लेकिन यहाँ पर एक हम पूरी कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस किस स्टेप से जाकर हीमोस्टैसिस होता है, किस किस स्टेप में जाकर वो क्लॉट करता है ब्लड को। तो हीमोस्टैसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं या फिर रप्चर हो जाती हैं, तो हीमोस्टैसिस जो इफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर जाकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने लगता है। तब तक ये शांत रहता है, जब तक आपकी बॉडी में बढ़िया बाकायदे कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हैमरेज नहीं हुआ है, तब तक ये बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स मोड में रहता है, रेस्ट रहता है। लेकिन जैसे ही कहीं पे कोई कट लगती है तो ये क्या करता है, फटाफट वहाँ पर जाकर पहुँचकर वहाँ पे जाता है, पहुँचता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शुरू कर देता है। तो मेनली जो हीमोस्टैसिस है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर हम 1 बाय 1 इन स्टेप्स को देखेंगे। तो 4 स्टेप्स में सबसे पहले आपका क्या है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, जिनको आप वाहिनी संकुचन अवस्था भी बोल सकते हो इन हिंदी। और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। थर्ड इज़ द ब्लड कोगुलेशन एंड फोर्थ इज़ द फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट स्टेप को देखेंगे, है ना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब भी आपको एग्जाम में भी अगर पूछा जाएगा तो आप जो स्टेप्स है उसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखोगे। जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने के लिए हमको पहली सीढ़ी पे ही पहले पैर रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले चौथी सीढ़ी पर पैर रखोगे देन फिर आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ के मतलब जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा ब्लड को क्लॉट करने की जो प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट इज़ द वैजो कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शंस में क्या होते हैं, इस स्टेप में जो वेसल्स होती हैं, मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नैरो किया जाता है, ठीक है, नैरो किया जाता है। अब नैरो क्यों किया जाता है, नैरो इसलिए किया जाता है कि जैसे ही जब आपका ब्लड, जैसे ही आपको कोई इंजरीज होती हैं, इंजरी मतलब कि जब आपको कोई कट लगता है या फिर चोट लग जाती है तो वहाँ से क्या होने लगता है कि ब्लीड आउट होने लगता है, ठीक है। तो जब ब्लड आउट होता है, अगर वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा और उसको नैरो नहीं करेंगे तो वो उसी स्पीड से ब्लड वहाँ से फ्लो होता ही रहेगा। तो इसलिए इस जो स्टेप में क्या हुआ होता है कि जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और जो प्लेटलेट डैमेज ब्लड वेसल्स हैं वहाँ की सरफेस के कांटेक्ट में आकर चिपक जाती हैं, क्योंकि प्लेटलेट क्या है, स्टिकी सब्सटेंस होता है ना। तो वहाँ पे एक केमिकल, जब सेरोटीन केमिकल वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं वहाँ पर और ब्लड फ्लो को वो रिड्यूस करती, मतलब यहाँ पर ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, ब्लड का बहना रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप थी आपकी, ठीक। सेकेंड वन क्या है आपका, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यह हीमोस्टैसिस की सेकेंड स्टेप होती है, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या हुआ कि वेसल्स को नैरो कर दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि जो वेसल्स नैरो हैं वहाँ पर जो कुछ प्लेटलेट्स हैं वहाँ के सरफेस पे आकर, जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ के सरफेस पर आकर वो क्या कर रही हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है। अब
प्लेटलेट फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हीमोस्टैसिस मतलब कि यह सेकंड स्टेप होती है। इस स्टेप में जो प्लेटलेट वहाँ पर चिपके हुए हैं वो और भी ज़्यादा केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसे हम एडीपी कहते हैं। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, जिसमें प्लेटलेट ब्लड वेसल से क्या हो रही है, बाहर निकल जाती हैं, और जो आसपास के उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के कोलेजन फाइबर्स से वो आकर वहाँ पर चिपक जाती हैं, और जिससे कि जो डैमेज ब्लड वेसल्स के होल क्लोज हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। बट ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। इस मतलब ये रोकेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर इसके बाद की जो स्टेप्स होगी अगर वो अपना वर्क नहीं करेगी तो थोड़े टाइम के बाद आपका ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई पाइप फट जाती है तो आप उसको टेम्परेरी सील करने के लिए क्या करते हो, उस पर कुछ पॉलीथीन्स वगैरह बांधते होगे या उसको हैंड से होल्ड करते होगे, तो आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो, ऑल टाइम तक तो होल्ड नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ठीक है। ये टेम्परेरी सील होता है जो विद इन 6 मिनट के अंदर हो जाता है ना। अब देखो ब्लड कोagulation क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है ब्लड कोagulation का, ठीक है। तो नॉर्मली जो ब्लड अपने लिक्विड फॉर्म में तब तक रहता है जब तक कि वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स में रहता है ना। ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट होते हैं क्या, नहीं होते हैं, बट वो होते क्यों नहीं है, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने। WBC में जो वैसोविल होते हैं वो ब्लड में केमिकल रिलीज़ करते हैं, है ना। ब्लड में कौन सा केमिकल रिलीज़ करते हैं, हिपैरिन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब तक ब्लड हमारी वेसल्स में रहता है तब तक ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। और जब वह बॉडी के बाहर आता है तो वो थिक हो जाता है और एक जेल बना लेता है। अब थिक क्या होता है, देखो जब आप ब्लड से, ठीक है, ब्लड जो सेल्स होते हैं उनमें से जब आप क्या करते हो, बाहर जब प्लेटलेट आपका बाहर निकलने लगता है, जैसे कि आपका प्लाज्मा वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही वो आपका प्लाज्मा बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, एक जेल बना लेता है, थोड़ी देर बाद ही वो जेल बना लेगा। बाकी का जो पार्ट बच जाता है वो क्या होता है, सीरम होता है, ठीक है। और जो जेल बना है वो ही क्या होता है, आपका क्लॉट होता है, ठीक है, जिसमें फाइब्रिन पाया जाता है, ठीक है। जब हमने प्लाज्मा पढ़ा था तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स पढ़े थे, ठीक है, याद होगा आपको, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रोनोजेन, ठीक है। तो यहाँ पर फाइब्रोनोजेन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फाइब्रोनोजेन जब तक लीवर में रहता है, ठीक है, जब तक वो ये जो फाइब्रिन है वो कहाँ पे उनका सोर्सेस क्या है, वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, लीवर में होते हैं। और जब तक वो लीवर में रहते हैं तब तक वो इनएक्टिव रहते हैं, मतलब वो सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, बट वो बनते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको चोट लगती है वो क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और फटाक से उस एरिया में आते हैं जहाँ पे आपको इंजर्ड हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर आके जो फाइब्रिनोजेन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक वो कहाँ पे है, लीवर में है, इनएक्टिव है और सॉल्यूबल है, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा वो इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब कि घुलने वाला होता है, ठीक है। और जैसे ही आपके इफेक्टेड पार्ट में आता है वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो भी वहाँ से फाइब्रिन का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक धागे नुमा स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब धागे नुमा स्ट्रक्चर बनेगा तो वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। अब देखो जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर वो बनाता है उसमें आकर फंस जाते हैं, ठीक है। और जब वो उसमें आकर फंस जाएंगे तो चांस ही नहीं है कि वहाँ से कोई चीज़ बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन का सीरीज़ होता है जो कि फाइब्रिन थ्रेड के फॉर्मेशन होते ही एंड हो जाता है। जैसे ही फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा, वैसे ही आपका ब्लीड आउट कंप्लीट तरीके से बंद हो जाता है और ये लास्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ फाइब्रिन ही नहीं होते, यहाँ पर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हमने क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, जिनको हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा है। ये क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी एग्ज़ाम में आप क्लॉटिंग फैक्टर्स
लिखोगे तो वो रोमन नंबर्स में लिखोगे। जैसे कि हम कोई आप यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी का ही एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई फिजियोलॉजी लिखते हो, ठीक है, कोई फिजियोलॉजी में लिखने में आपको कोई जो फंक्शन पूछा जाता है तो आप उसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, आप ए बी करके लिख सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो आप नंबरिंग करोगे वो आप रोमन नंबर से ही करोगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है कि आप जब कोई पॉइंट में कोई चीज़ें लिखते हो, आपको जो जो चीज़ें जैसे जैसे याद आ जाती हैं आप उसको वैसे वैसे लिखते जाते हो, बट इस क्लॉटिंग फैक्टर में आपको सीरियल नंबर याद होना चाहिए। सीरियल नंबर इन द सेंस कि फर्स्ट नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है वो फर्स्ट में ही आएगा। ऐसा नहीं कि 10th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद आ रहा है और आप उसको फर्स्ट में डाल दे रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स सीरीज से याद होने चाहिए, है ना। इस फैक्टर में जो कैल्शियम आयन एंड सेवरल जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, और जो लीवर सेल्स में बन रहे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो 13 फैक्टर है पहले हम उनका नाम याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज द फाइब्रिनोजेन। जो सोर्सेज जो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, देखो मैं समरी में एक चीज़ बताती हूँ आपको, ओवरऑल बताती हूँ कि जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे, आपके जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे लीवर में बनते हैं, ठीक है। इसमें से जो 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक कैल्शियम है वो नहीं बनेगा आपका, और एक जो टिश्यू फैक्टर है, ठीक है, वैसे वो बनता है बट टिश्यू फैक्टर जो है वो जब डैमेज टिश्यू होंगे तो वहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे में फर्स्ट इज़ द फाइब्रिनोजेन जो कि लीवर में बनता है, सेकंड वन है आपका प्रोथ्रोम्बिन वो भी लीवर में बनता है, ठीक है। थर्ड इज़ द टिश्यूज फैक्टर या फिर आप उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हो। फोर्थ इज़ द कैल्शियम आयन। फिफ्थ इज़ द प्रोएसिलेरिन जिसको आप लिबिल फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ के बाद, ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर आप देखोगे कि यहाँ पे सिक्स्थ नहीं लिखा है, तो सिक्स्थ इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो क्लिनिकली प्रूव्ड नहीं है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो फैक्टर है भी या नहीं, इसलिए 6 नंबर का फैक्टर नहीं है। तो आपको सिक्स्थ को छोड़ देना है और 7th में आना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैडम को तो गिनती नहीं आती है, ये तो भूल गई हैं, ऐसा नहीं है। 6 नंबर का जो फैक्टर है वो है ही नहीं, होगा भी कि नहीं ये पता नहीं है, ठीक है। देन अब हम आते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे है प्रो कन्वर्टिंग या स्टेबल फैक्टर। 8th इज द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और 9th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी जिसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोल सकते हैं। देखो एक चीज़ और बताती हूँ कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, अगर ये फैक्टर हमारी बॉडी में नहीं होगा, ठीक है, कौन सा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा और इन केस अगर आपको चोट लग गई तो क्या होगा, आपका कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फैक्टर का भी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10th इज़ द स्टुअर्ट पावर फैक्टर या फिर थ्रोम्बोकाइनेस। 11th इज़ द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12th है हेगमैन फैक्टर एंड 13 एंड लास्ट इज द है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही है, कभी ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लेगा कि आपको इनलिस्ट करना है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा कि 12th नंबर का फैक्टर क्या है, फर्स्ट नंबर का फैक्टर क्या है। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो प्लेटलेट्स हैं मतलब कि जो क्लॉटिंग होती है वो कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जब भी कहीं हमारी बॉडी में चोट लगता है, ठीक है, जब भी कहीं चोट लगता है तो क्या होता है कि जो हमारे मतलब जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं,
ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो जो आउटर सरफेस है वो डैमेज होता है, ठीक है, जिससे कि क्या डैमेज हो जाती है, आपका स्क्वैमस एपिथेलियम डैमेज होती है, ठीक है। और क्या होता है, वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से बताना चाहूँगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर देखो, सपोज ये आपकी वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपकी इपिथीलियम है, ओके, ये इपिथीलियम है, ठीक, ये आपका इपिथीलियम है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पर कोई कट लगता है, ठीक है, जैसे ही कट लगेगा तो ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से टूट जाएगा। अब जैसे ही टूटेगा, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, जैसे ही ये टूटेगा क्या होता है, यहाँ से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, देन क्या होगा, अब ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो क्या होते हैं, ठीक है, अगेन बताती हूँ कि जैसे ही आपका ब्लड फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो क्या होता है कि देखना, जैसे ही ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्लीड आउट होता है। जैसे ही ब्लड स्टार्ट हुआ, वहाँ पे क्या होते हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इन प्लेटलेट्स के बीच में गैप है ना, गैप दिख रहा है, ये कंप्लीट सील नहीं करता है। जैसे ही यहाँ पर प्लेटलेट्स आते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच से आपका ब्लड निकलता ही रहता है, ठीक है, जैसे ही डैमेज हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करता है कि जो डैमेज टिश्यू हैं, ठीक है, डैमेज टिश्यू क्या करते हैं, डैमेज टिश्यू बोलते हैं कि ये प्लेटलेट तो कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे बॉडी का सारा ब्लड ये लगता है कि हमको मार कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही प्लेटलेट वहाँ पर आके रुकते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड बहना बंद नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड बहना मतलब बंद नहीं होता, तो क्या होते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं, जो यहाँ के रप्चर टिश्यू हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना केमिकल रिलीज करना शुरू करते हैं, ठीक है। कौन सा केमिकल होता है वो, थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल्स वो रिलीज करते हैं। वो रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एक टेम्परेरी सील बनता है। बट जैसे कि आप लोगों को मैंने किस में बोला, आपको प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में बोला कि वहाँ पे वो एक टेम्परेरी सील होता है। तो ये सील मतलब इसको कितनी देर तक ये बंद कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जैसे ही जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि थ्रोम्बोकाइनेस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो यह फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी ब्लड क्लॉटिंग की, ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हुआ तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, इन सब का हीरो है, ठीक है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ये कैल्शियम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि कहाँ पे बन रहा था, आपका लीवर में बन रहा था, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी वो प्रोथ्रोम्बिन स्टेज में वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना तो उसने क्या बनाया कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को उसने बोला कि चल भाई काम करना है, आप शुरू हो जा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन उठ गया। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन उठा, मतलब सोते हुए कि जब आप उठाते हो, जब तक हम रिलैक्स मोड में रहते तो यार छोड़ो, जाने दो जो भी हो रहा है, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, उसको उठाया और बोला कि चलो अभी काम करना है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या हुआ, उठा, और जैसे ही वो उठा प्रोथ्रोम्बिन एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया अपना काम करने के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन से वो किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किस में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। अब देखो, अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, अब क्या करेगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा कि थ्रोम्बिन ने क्या किया, एक और वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब थ्रोम्बिन ने बोला यार अकेले तो होगा नहीं,
चलो फाइब्रिनोजेन को भी जगाया जाए, तो फाइब्रिनोजेन को भी उसने जगाया। अब फाइब्रिनोजेन भी क्या हुआ था, वो भी रिलैक्स मोड में था। तो जैसे ही वो जगा, वो भी क्या हुआ, वो भी एक्टिव मोड में चला गया, जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन जब तक वो रहता है तब तक वो क्या रहता है, वो सॉल्यूबल रहता है, मतलब घुला हुआ रहता है उसमें। और जैसे ही वो क्या होता है कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, वो इनसॉल्यूबल हो जाता है, मतलब कि फटाफट फटाफट उस एरिया पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना वो शुरू कर देता है। जिससे कि क्या होते हैं, जैसे कि जब आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने फटाफट कप में चाय बनाया, उसमें चाय की पत्ती वगैरह, अदरक वगैरह सारी चीज़ें तो डालते हो आप। तो ऐसा तो होता नहीं कि आप सीधे कप में बिना स्ट्रेनर के स्ट्रेन कर लेते हो, ऐसा नहीं करते हो ना, आपको स्ट्रेन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर के जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो आपके चाय में ना आने पाए, राइट ना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उसके मतलब जो स्ट्रेनर है, मतलब आपकी जो छलनी होती है, उसमें छोटे छोटे से जाली बने होते हैं, उसमें आकर वो फंस जाते हैं ना। ठीक है, तो सेम एज जो फाइब्रिन है वो भी ऐसा ही काम करता है, वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है, जिससे कि जो ब्लड होते हैं, जितने भी कॉर्पसेल्स हैं आपके, रेड ब्लड सेल्स, WBC, प्लेटलेट, ये सब क्या करते हैं, वहाँ पर आकर फंस जाते हैं, जिससे कि आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है और वो एक क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताती हूँ कि अब ये सारी चीज़ें के लिए विटामिन के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम विटामिन क्या है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर विटामिन्स के अगर नहीं बनेगा, ठीक है, विटामिन के, सॉरी विटामिन प्रोटीन नहीं, विटामिन ही बोल रही हूँ मैं, तो विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, इसलिए विटामिन के का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब जैसे ही विटामिन के बनेंगे तो ये सारे जो इनएक्टिव आपके ये थ्रोम्बिन्स वगैरह हैं, फाइब्रिनोजेंस वगैरह हैं, ये सब क्या होंगे, ये बनते रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब आपके अंदर विटामिन के की कमी पड़ जाएगी तो ये सारे बन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सीरीज़ समझ में आई कि सबसे पहले क्या होता है कि प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स वहाँ पर आते हैं, जैसे ही प्लेटलेट वहाँ पर आएंगे तो क्या होगा कि वो अपना काम करने की कोशिश तो करते हैं, बट वो पूरी तरह से उसको कर नहीं पाते, इसके लिए उनको सबकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या होगा कि प्लेटलेट आए, देन डैमेज टिश्यू भी क्या करता है, अपना काम करता है, बोलता है कि यार ये प्लेटलेट से पूरा काम नहीं हो पाएगा, मुझे भी इसका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही प्लेटलेट्स आते हैं फिर डैमेज टिश्यू भी क्या करता है, अपना काम करना शुरू करता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किया उसने, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करने के बाद क्या करता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या कि जो वहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, आपके लीवर में। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आएगा, जब वो रिलैक्स मोड में रहता है तब वो प्रोथ्रोम्बिन रहता है, और जब वो अपना काम करने लगता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब थ्रोम्बिन भी बोलेगा कि यार चलो मैंने तो कुछ तो काम किया है, चलो थोड़ा सा और काम किया जाए कि एक और दोस्त को जगाया जाएगा जो कि इसका हीरो है, मतलब कि जो अपना पूरी तरह से काम करेगा। ठीक है, लेकिन फाइब्रिनोजेन को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो अकेले नहीं करेगा, उसको जगाएगा कौन। ठीक है, इसलिए थ्रोम्बिन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फाइब्रिनोजेन बना, अब फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सीरीज़ दी है, इस सीरीज़ से आप ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि टिश्यू डैमेज है। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप आपकी क्या हुई थी, हीमोस्टैसिस में वैस्कुलर स्पैज्म हुआ, देन प्लेटलेट प्लग हुआ और कोआगुलेशन हुआ। ठीक है, कोआगुलेशन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन ये दोनों मिलकर आपके क्या हो रहा है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देन जो थ्रोम्बिन है आपका वो क्या किया, फाइब्रिनोजेन प्लस कैल्शियम आयन मिलकर क्या बनाया, फाइब्रिन बनाया, देन वो क्या हुए हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पिक्चर से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो वेसल्स इंजरी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो वेसल्स हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, है ना,
इंजर्ड हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, वैस्कुलर स्पाज्म हो रहा है, ठीक है। वैस्कुलर स्पाज्म का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी उनको हम क्या कर देंगे, सकरा कर देंगे, मतलब कि नैरो कर देंगे, जिससे कि ब्लड थोड़ा कम फ्लो हो आउटसाइड, ठीक है। अब वैस्कुलर स्पाज्म ने अपना काम किया, नैरो कर दिया। अब वैस्कुलर स्पाज्म के बाद क्या होगा, प्लैटेलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कोलेजन फाइबर्स वगैरह थे, ठीक है, उन्होंने अपना काम शुरू किया, ठीक है। यहाँ पर सेरोटीन ने काम किया, एडीपी वगैरह आकर वहाँ पर सब चिपक गए, ठीक है। चिपकने के बाद भी क्या होगा, ये पूरी तरह से वर्क तो कर नहीं पाएंगे, थोड़ी देर के लिए ब्लड को रुकना वो बंद कर सकते हैं, बट अगर परमानेंट सील करना है तो क्या होगा, वहाँ पर फाइब्रिन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए फिर थर्ड इज़ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो वैसो कंस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। प्लैटलेट प्लग, ये देखो धीरे धीरे यहाँ पर कोलेजन फाइबर, और लास्ट इज द यहाँ पर फाइब्रिन का, ये देखो एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो चुका है, जिससे कि जो कॉर्पस्कल्स हैं, जितने भी स्प्लैट सेल्स हैं, वो क्या होंगे, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो फाइब्रोनोलाइसिस, फाइब्रोनोलाइसिस इज द लास्ट स्टेज है, ठीक है। अब जैसे कि देखो ब्लड क्लॉट हो गया, अब ब्लड क्लॉट हो गया, जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट है वहाँ पे क्या होगा, हार्डनेस होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उस हार्डनेस को, क्लॉट अब हो गया है तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, डिसॉल्व करने के लिए क्या काम करेगा, फाइब्रिनोलाइसिस काम करेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको फाइब्रिनोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले, कि देखो जैसे मतलब आप लोग के मन में ये सवाल आया है क्या कि देखो जब ब्लड बाहर आता है तो उसके साथ भी हिपैरिन रहता है ना, ब्लड में ही हिपैरिन रहता है, तभी तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, राइट। और लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो बाहर ब्लड कैसे क्लॉट हो जाता है, मतलब दिमाग में ये आता है कि नहीं आता है, तो मैं बताती हूँ कि देखो जैसे ही ब्लड क्या हुआ, जैसे ही ब्लड आपका, जब तक ब्लड फ्लो में मतलब ब्लड वेसल्स में रहता है, ठीक है, जब तक क्या आपका जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में रहता है, तब तक क्या होता है कि उसमें हिपैरिन रहता है, ठीक है। हिपैरिन अपना काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हिपैरिन को हवा से डर लगता है, वो डरता है हवा से, ठीक है, तो अगर वो हवा में आ जाएगा तो क्या होगा, वो टूटने का काम करने लगता है, जैसे वो हवा में आएगा ना वो जमने का काम करता है, वो डर जाता है एकदम से, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कभी कि जब आप लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है ना, और तो क्या होता है कि जब हम सिरिंज में अपनी इंजेक्शंस वगैरह लोड करते हैं, मेडिसिन्स को लोड करते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ से एयर निकालते हैं ना। एयर क्यों निकाला जाता है, जिससे कि उस मेडिसिन्स के साथ साथ हम एयर भी एडमिनिस्टर ना कर दें। अगर एयर अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, जो हिपैरिन है वो क्या होगा, क्लॉट होगा कि नहीं होगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा ना। तभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब इंजेक्शंस वगैरह लगते तो कभी कभी हार्डनेस हो जाता है, वहाँ पर पेन होता है, तो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखो कि जब प्लेटलेट की कमी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम फाइब्रोनोलाइसिस की बात करते हैं कि फाइब्रोनोलाइसिस क्या होता है। अब हमने बात करी कि जो ब्लड क्लॉट हुआ है, अब वो ब्लड क्लॉट ऐसे तो नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना कि जगह जगह पे हमको कभी कभी कट वट तो लगता ही रहता है। अब जगह जगह पे आपको ऐसे उठे उठे से हो जाएंगे, है ना, मतलब टेंडरनेस हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो उस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए, एकदम पैरेलल लाने के लिए, पहले जैसे बनाने के लिए
फाइब्रिनोलाइसिस आता है। फाइब्रिनोलाइसिस क्या काम करते हैं, जो छोटे छोटे से क्लॉट्स हो गए हैं उनको वो डिसॉल्व कर देता है, घोल देता है। जैसे कि जब आप पानी होता है, पानी में नमक डालते हो, देन आप स्पून से उसको घोलते रहते हो, जैसे कि शक्कर डाला, शक्कर को घोलते रहते हो स्पून ना, तो फाइब्रिनोलाइसिस यहाँ पे स्पून का ही काम करेगा, समझ जाना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व करता है, घोल देता है, ठीक है, और उस एरिया को पूरी तरह से रिपैड कर देता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को, मतलब कि क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने की ही जो प्रोसेस होती है वो फाइब्रिनोलाइसिस होती है, ठीक है। देखो फाइब्रिनोलाइसिस कैसे काम करता है, जब एक क्लॉट बनता है, ठीक है, जैसे ही एक क्लॉट बना मतलब आपका पूरा ब्लड रुक गया है। अब ब्लड रुक गया है दैट मीन्स कि वहाँ पर क्लॉट बन गया है, क्लॉट मतलब कि थक्का जम गया है ना, ठीक है। तो क्या होगा कि प्लाज्मिनोजेन नाम का एक इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम क्लॉट्स में मिल जाता है जाकर, ठीक है, जो कि प्लाज्मा में रहता है बट वो इनएक्टिव रहता है, उसका कुछ काम नहीं रहता, तो वो सोता रहता है, ठीक है। लेकिन जब क्लॉट होता है तो वो बोलता है कि चलो अब तो उठना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो एंजाइम्स कहाँ पे मिलता है, आपके क्लॉट में मिल जाता है। अब बॉडी के टिश्यू और ब्लड दोनों मिलकर प्लाज्मिनोजेन जो है उनको एक्टिव एंजाइम से, मतलब इनएक्टिव एंजाइम में उसका नाम क्या था, प्लाज्मिनोजेन था। जैसे ही वो एक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, प्लाज्मीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मीन बनने के बाद यह फाइब्रिन का जो थ्रेड्स था, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब पचा लेते हैं, ठीक है। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर 5th एंड आपका 12th। अब फैक्टर 5th क्या है आपका, फटाफट जल्दी से बताओ कि फैक्टर 5th आपका क्या है। अब आप मुझे ऐसे तो बता नहीं पाओगे, तो मैं ही बताती हूँ कि आपका जो फैक्टर 5th है वो है प्रोएसिलिरिन। तो प्रोएसिलिरिन इन लोगों को वो इनएक्टिव कैसे करता है, तो मैं बताती हूँ कि प्रोएसिलिरिन का काम क्या होता है, ठीक है। तो प्रोएसिलिरिन क्या करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, उसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका, और प्रोथ्रोम्बिन के मतलब सिक्रिएशन में भी जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है उनके सिक्रिएशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर लेता है। और जो 12th नंबर का है वो आपका हैगमैन फैक्टर है, ठीक है। तो यह क्या करता है कि यह प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उनको भी डाइजेस्ट कर लेगा, और जो क्लॉट होता है, ठीक है, उसको भी डिसॉल्व कर लेता है। इस तरह से क्या होता है कि जो आपका क्लॉट है वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और आपकी जो स्किन है, जो भी इंजर्ड एरिया था वो पहले जैसे ही हो जाता है। तो इस देखो ये कैसे होता है, एक्टिवेटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक्टिवेटर्स थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजेन बनाएंगे, मतलब प्लाज्मिनोजेन अब एक्टिव हो रहा है, तो जैसे ही वो एक्टिव हुआ वो क्या करेंगे, प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या किए, फाइब्रिन को इनएक्टिव करते हैं, ठीक है, मतलब वो खाने लगते हैं, और फाइब्रिन को वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करते हैं। देन फिर वो जितने भी उनके फैक्टर्स होते जो भी वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन सबको धीरे धीरे खाकर पचा लेगा, और वहाँ पे वो जो फाइब्रिन का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना हुआ है वो क्या होंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इससे जो हमारा ये क्लॉटिंग वाला हार्डनेस एरिया है वो एकदम सही हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।